हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। आज ये हमारा पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर से मैं ये चाहता हूँ कि हिस्ट्री सब्जेक्ट उठाई जाए। हिस्ट्री सब्जेक्ट का भी सबसे इम्पॉर्टेंट फेज दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। ये मैं सबसे इम्पॉर्टेंट इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ही आजकल के जो एग्ज़ाम सेट हो रहे हैं, ये जितने भी स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी हैं, जिस तरीके भी कॉम्पिटिटिव एसएससी एग्ज़ाम्स है कॉम्पिटिटिव, उनमें आपने जनरली ये नोटिस किया होगा कि जो जीएस का पोर्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा जीएस के हिस्ट्री पोर्शन से मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है। तो आज हम लोग अपने पहले लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, एक क्रोनोलॉजिकल वे में आगे बढ़ेंगे कि कैसे मॉडर्न हिस्ट्री आगे आगे जा रही है। मॉडर्न हिस्ट्री का अगर टाइम स्पैन समझना हो तो दैट इज फ्रॉम द डेथ ऑफ औरंगजेब, दैट इज 1707 टिल द कंटिन्यूइंग पीरियड। ठीक, ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अराइवल ऑफ यूरोपियंस मैंने पहले से ही लिख रखी है, ताकि आपको इस चीज़ को क्रोनोलॉजिकल वे में अभी मैं समझा दूंगा और आप चाहे तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। ये इस तरीके से आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा। इस लेक्चर्स को कम से कम आंखें बंद करके 2 से 3 बार आप सुन भर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है। ये देखा होगा आपने या मतलब ये हम सब जानते हैं कि मतलब पहला आदमी जो इंडिया में आया था थ्रू द सी रूट, दैट वाज वास्को ड गामा। ठीक है, ये अब इसके पीछे का थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं या बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये आखिरकार ये सी रूट ही क्यों, लैंड रूट भी तो हो सकता था। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि अगर सी रूट है तो लैंड रूट होगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कनेक्ट करते थे, ये इंडिया और मतलब इंडिया क्या मतलब जो यूरोप है और जो मतलब हम लोग किस तरीके से ट्रेड किया करते थे, वो ये था कि लैंड रूट से ट्रेड हुआ करते थे उस जमाने में। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब सी रूट से कनेक्ट हुए हैं तभी यूरोपियन से कनेक्ट हुए हैं। हम लोग की सिविलाइजेशन बहुत सबसे पुरानी है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोग ट्रेड कॉन्टैक्ट्स में है विद द यूरोपियंस, रोमन एम्पायर से। तो अब ये सी रूट नया खोजने का आखिरकार मकसद क्या था या क्या था, ऑल्टरनेटिव क्यों आया ये सी रूट का, तो ये आप डेट देखिए 29 मई 1453। ये वर्ल्ड लेवल पे काफी एक इम्पॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि इसी दिन ओटोमन एम्पायर ने कस्सुनिया, हिंदी में इसको कस्सुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया। ये मॉडर्न डे टर्की में है और ये कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल, मॉडर्न अब इसका नाम इस्तांबुल हो गया। कस्सुनिया का ये मॉडर्न नेम अब इस्तांबुल ही। कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्स्टीन ने, ये कॉन्स्टीन कौन थे? ही वाज द फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्परर। इन्होंने ही रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करने वाले यही थे। इन्हीं के नाम पे ये मॉडर्न ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो टर्की में है और मॉडर्न नेम उसका इस्तांबुल है, ये रखा है। तो इस एरिया को जैसे ही ओटोमन एम्पायर ने कब्जाया, वहां से ट्रेड रूट्स वाया लैंड ये डिसरप्ट कर दिया गया। अब जो कि ट्रेड रूट्स डिसरप्ट हो गए वाया लैंड, तो कहने का मतलब एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत पड़ेगी और वहां ये लोग आते हैं 1498 वास्को ड गामा, क्योंकि ये जो है इंडिया में आए थे, ये इंडिया में आए थे। और उससे पहले की अगर देखी जाए तो 1492 कोलंबस हु डिस्कवर्ड, आपको मालूम होगा यूएस या अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। 1498 में वास्को ड गामा इंडिया में आए थे। इंडिया में कहाँ वो आए थे? वास्को ड गामा 1498 वास्को ड गामा कहाँ पे आए थे? पोर्ट ऑफ कैलिकट। कैलिकट के पोर्ट यानी कि उस समय का जो क्षेत्रीय राजा हुआ करता था उसका नाम था जमोरिन। इन्होंने ये जब 1498 में ये वास्को ड गामा आए, इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और मतलब ट्रेड और अपना स्टैब्लिश करके ये दे गए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये पूछा जाता है वास्को ड गामा को लेके कि जिस सी रूट से ये आए थे, मतलब फ्रॉम पुर्तगाल से लेके इंडिया का जो सी रूट इन्होंने पकड़ा था उसको कहते क्या? तो उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप इज द सी रूट फ्रॉम विच पुर्तगाली वास्को ड गामा came into India on the port of Calicut which received by Zamorin। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब इस चीज को। 1498 में वास्को ड गामा आ चुके हैं। 1500 में एक ये पर्सन है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये इनका नाम क्यों मेंशन किया जा रहा है आखिरकार भाई? ये भी एक तरीके से 1500 में ट्रेड के पर्पज से आए थे, बट इनका नाम इसलिए मेंशन है स्पेसिफिकली क्योंकि इन्होंने जो है ब्राजील की डिस्कवरी कर ली थी। इन्होंने ब्राजील की डिस्कवरी कर ली थी और वास्को ड गामा ने इंडिया को पहले डिस्कवर। अब देखिए, ये हम लोग अमूमन ये फ्रेज हम लोग यूज कर लेते हैं कि डिस्कवर कर लिया। डिस्कवर कुछ नहीं किया था।
डिस्कवर उसको किया जाता है जो चीज़ खोई हो या पहली बार उसको देखी जा रही है। इंडिया पहले भी था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग का एग्जिस्टेंस है, तो ये खोजा नहीं, एक तरीके से कहने का मतलब सी रूट खोजा इनटू इंडिया, इंडिया आने का एक रास्ता खोज लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1498 में ऐसा कहा जाता है, 1498 में जब वास्को ड गामा इंडिया आया था और जब यहाँ पे इसने ट्रेड में किया, इंडियन स्पाइसेस और फैब्रिक क्लोथ्स ये सब लेके जब पुर्तगाल वापस गया और वहाँ पे जब उसने ट्रेडिंग मतलब सामान का किया, तो इसको मुनाफा कितना 60 टाइम्स का इसको मुनाफा देखने को मिलता है कि 60 टाइम्स इसको मुनाफा हुआ इन द ईयर 1498। अब यही चीज देख के यूरोपियंस में एक होड़ मच जाती है कि इंडिया एक ऐसा मतलब देश है, कहने का मतलब एक तरीके से ये स्टैब्लिश हो गया, ये न्यूज इस तरीके से हो गई कि सबको पैसा कमाना है, क्योंकि भाई बिजनेस का उसूल यही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। तो ये 60 टाइम्स का प्रॉफिट, ये 60 टाइम्स का प्रॉफिट एक तरीके से दूसरों के लिए मतलब अलार्म की तरह काम किया कि भाई जो है आप भी चलिए, कई यूरोपियन कंट्रीज चलें, जो है इंडिया में चले, वहाँ से ट्रेड किया जाए और अपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। तो उसी अराइवल में हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके से कौन कौन कब यूरोपियन इंडिया आया, और वही ये सारे ये पूरा चार्ट हमें बताता। आइए इस चीज को पढ़ते हैं। 1498 में पुर्तगाल आए, सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए हैं, 1595 में डच आए, 1600 में ब्रिटिशर्स एंड सबसे लास्ट में यहाँ फ्रेंच, 1664 में फ्रेंच आए। ठीक है, अब ये इंडिया आए, इन्होंने इंडिया को एक्सप्लोर किया होगा, इंडिया के मार्केट को समझा होगा। तो अब यहाँ पे किस तरीके से उस समय तो ये 1516 की बात हो रही है, तो उस समय मुगल राज हुआ करता था यहाँ पे। तो कहने का मतलब अब आप किसी राजवंश में आ रहे हैं, तो कहने का मतलब अपनी किस मतलब उससे, तो कहने का मतलब ये एक तरीके से कंपनी के फॉर्म में है। ट्रेडिंग के लिए भाई ऑब्वियसली कोई या तो इंडिविजुअल होगा या तो कोई कंपनी होगी, है ना। तो ये लोग कंपनीज के फॉर्म में आए कि हम कंपनी की मतलब मुखौटा ओढ़ के आए कि हम कंपनी के तरह में आए ट्रेड करने के लिए। तो जैसे कि हमने देखा कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस में 1498 में पुर्तगाल आए, तो इनकी कंपनी एक तरीके से देखिए क्यों बनी कि यहाँ से ट्रेड हो रहा है। जब बायलेटरल ट्रेड होता है तो फायदा एक तरीके से दोनों लोगों के लिए होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया और अगर यूरोपियंस की बात की जाए तो क्या हो रहा था, यहाँ का सामान वहाँ पहुँच रहा था, जिससे यहाँ का सामान अगर बिक रहा है तो कहने का मतलब लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट पहुँच रहा है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट पहुँच रहा है, तो यानी कि उसकी टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा जाएगी टू द किंग, है ना। और ये सामान जब पुर्तगाल जाता होगा या ब्रिटिश जाता होगा, डच जाता होगा, तो वहाँ लोग उसके फायदे उठाते होंगे। तो कहने का मतलब जो वहाँ का राजतंत्र था बाहर का यूरोपियंस का, तो उन्होंने एक एक तरीके से अपने अपने कंट्रीज के लिए एक पुर्तगाल ईस्ट कंपनी बना दी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी, डच ईस्ट इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरीके से कंपनी स्टैब्लिश कर दी गई है। तो ये मैंने इसको इस ऑर्डर में इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आप लोग इजीली इस चीज़ को समझ सके कि कब अराइवल हुआ है यूरोपियंस का, कब कंपनी बनी है और कब उनकी ये फैक्ट्री लगी है। खैर हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं, इसको ऐसे रिलेट करके पढ़िएगा तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। 1498 में पुर्तगाल आए थे, 1498 में उनकी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी भी बन गई। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। अराइवल में अगर देखा जाए तो डच पहले आए थे सेकंड नंबर पे, बट जब उनकी कंपनी बनी है तो वो 1602 में थर्ड नंबर पे चले गए। और इधर अगर ब्रिटिशर्स की बात की जाए तो वो थर्ड नंबर पे आए थे, बट कंपनी उनकी सेकंड नंबर पे बन गई। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत क्लियर रखिएगा कि आए तो पहले डच थे बट कंपनी बना पहले ब्रिटिश ले गए। ठीक है, और लास्ट फ्रेंच, 1664 में फ्रेंच है, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बन गई। ठीक है, अब कंपनीज आपकी सेटअप हो चुकी हैं, तो अब ये हो रहा है कि किस तरीके से अपनी फैक्ट्रीज, या एक तरीके से ये होता था वहाँ पे राजा की आप परमिशन लेके आप अपनी कुछ आउटलेट लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, जिससे यहाँ पे ट्रेड करके आप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को वहाँ ले जाके बेचे, तो मतलब एक तरीके का। तो यहाँ पे फैक्ट्री की एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई। तो अब इस चीज़ को यहाँ डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते चलेगा। 1498 में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और कुछ ही सालों बाद 1503 में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोचीन में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री बना ली, फॉलोड बाय डच ने सूरत में बनाई,
डच 1605 में सूरत में बना लिए। 1608 में ब्रिटिशर्स ने भी सूरत में बनाई है और 1668 में फ्रेंच ने मसूलीपट्टनम में बनाई है। ठीक है, ये एक छोटा सा मैंने ऐसा मार्क किया हुआ है। एक है डेट 1611 का और एक है डेट 1613 का। ठीक है, इस चीज़ को ये समझिए, मैंने लिखा हुआ है कि 1608 में ब्रिटिशर्स ने सूरत में जो है अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की और कई जगह आपको ये मिलेगा कि 1613 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगी थी। इस चीज़ का आप थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए। क्या है कि 1608 में सबसे पहले यहाँ पे 1608 में जहांगीर राजा हुआ करते थे। भाई अकबर की तो डेथ हो गई थी 1605 में। 1608 में जहांगीर उस समय के राजा थे और इनके दरबार में आए कौन? कैप्टन हॉकिंस, एक दूत बन के आए यूरोपियन कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक दूत बन के आए। कौन? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस पहुंचे किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। उन्होंने 1608 में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश सूरत में करने का एक परमिशन एक तरीके से ले लिया। अब इस पे काम होना चालू हो गया, बट कुछ हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिसके वजह से ये फैक्ट्री 1600 में कंप्लीट नहीं हो पाती। एक नया ऑर्डर जारी किया जाता है, दैट इज इन 1611। 16 माफ कीजिएगा, एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें। ये 1613 में ये सूरत होगा एंड 1611 में ये चीज मेंशन कीजिएगा। 1611 में मसूलीपट्टनम। तो कई जगह आपको ये चीज कहेगा कि 1611 में पहली फैक्ट्री है मसूलीपट्टनम में, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार इसको मैं और एक बार क्लियर कर देता हूँ, बहुत इजीली इसको समझिएगा कि 1608 में सूरत में ऐसा था। एक डेट है 1611 की और एक डेट है 1613 की। ये 1600 कई बुक्स में आपको ये मिलेगा कि 1611 में मसूलीपट्टनम वाज द फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिशर्स, बट ऐसा नहीं है। 1613 में ये सूरत वाली फैक्ट्री, ये 1608 में ये जो 1608 की ये सूरत वाली फैक्ट्री जो उस समय का काम रुक गया था ड्यू टू अननोन रीजंस, मतलब वो जहांगीर की जो भी बात रही हो उसमें या जो भी विवाद हो गया हो, ये 1608 वाली जो है ये 1613 में सूरत में वही फैक्ट्री दोबारा कंप्लीट हुई। और मीनवाइल 1608 का जब काम रुक चुका था तो उन्होंने दोबारा एक ऑर्डर मिला उनको और 1611 में मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री तैयार हो गई थी। तो इस चीज को बहुत क्लियर रखिएगा। 3 डेट्स हैं आपके सामने, 1608, 1611 एंड 1613। ये सूरत वाली फैक्ट्री सबसे पहले स्टैब्लिश करने की बात हुई थी जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई। 1611 में मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री कंप्लीट कर ली गई और ये 1608 में ये जो काम शुरू हुआ था सूरत में, ये 1613 में फैक्ट्री ये कंप्लीट हुई है। तो अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि विच वाज द फर्स्ट फैक्ट्री, तो वो सूरत ही लगाइएगा 1608 में। भले वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी बट वो सूरत में ही फर्स्ट फैक्ट्री आई थी। बट अगर आपसे ये पूछ ले कि विच वाज द फर्स्ट फैक्ट्री टू बी कंप्लीटेड या कंस्ट्रक्शन जिसका कंप्लीट हो गया था, तो दैट वाज मसूलीपट्टनम इन 1611। तो इस चीज को आई होप मैंने क्लियर कर लिया होगा। ये लेक्चर एक तरीके से एक बैकग्राउंड आपको देता है कि किस तरीके से यूरोपियन कंपनी आई, कब उनकी कंपनीज एस्टैब्लिश हुई, कब फैक्ट्री लगी है। अब आगे चल के हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस किस तरीके से सबसे पहले पुर्तगाल आया है, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रेंच। इनको एक एक करके हम लोग देखते रहेंगे कि इनके बारे में क्या क्या हमें और पढ़ना है। डिटेल में अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो अपने दूसरे इन्फॉर्मेटिव दोस्तों में इसको शेयर करें। थैंक यू, पढ़ते रहिए।